पिछली बार हमने चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट देखा था। आज हम देखेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट्री असेंबली था उसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट करने का ही नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ कुछ अदर फंक्शंस भी उनको परफॉर्म करने थे। आज हम उन्हीं अदर फंक्शंस को देखेंगे, क्या क्या वो अदर फंक्शंस में थे। बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें एक मुख्य बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, इसने जो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो हमारा इंडिया का था, यानी कि उन कंट्रीज का ग्रुप जिसके ऊपर कभी ना कभी अंग्रेजों का राज रहा था, ऐसे कंट्रीज का ग्रुप जो कि अब आगे भविष्य में इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के अपने अपने कंट्री के ग्रोथ की बात करेंगे, ऐसे कंट्री का ही ग्रुप बना था कॉमनवेल्थ ग्रुप। इसका पार्ट हम बनेंगे। ये फाइनलाइज किया था इसी असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए बना था, और ये हुआ था मई 1949 को, यानी मई 1949 को इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ वाज रेटिफाइड, यानी हम कॉमनवेल्थ के मेंबर के तौर पे खुद को रेटिफाई करते हैं। हमने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बनेंगे। दूसरी बात कि हमने 22 जुलाई 1947 को, हमने से मतलब है इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का जो झंडा है उसको स्वीकार किया, यानी हमारी कंट्री का जो फ्लैग है उसको एक्सेप्ट किया, कंट्रीज फ्लैग जो आज हम जिस फ्लैग को जानते हैं। उसके बाद 24 जनवरी 1950 इस दिन हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम जन गण मन। तो 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया। उसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही हमने अपना नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया, और हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ठीक है, तो हमने 24 जनवरी 1950 को अपना नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया, और हमने 24 जनवरी 1950 को ही अपना नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही, ध्यान रखिए ये डेट है, इस पे कभी भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। तो 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत देश के, आजाद भारत देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे सिलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य अदर फंक्शंस थे, यानी कि अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन सभी फंक्शंस को उन्होंने परफॉर्म किया। अब आप जान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना समय लिया हमारे देश का संविधान बनाने में। तो जो समय लगा वो थे 11 सेशंस, यानी 11 बार इन लोगों का ग्रुप बैठा, पार्लियामेंट में आया 11 बार ग्रुप। ग्रुपिज्म का मतलब 11 बार जो है वो नंबर ऑफ डेज के लिए एक जगह पे लोग जमा होते हैं, बार बार पार्लियामेंट में जाते हैं फॉर सर्टेन नंबर ऑफ रेगुलर पीरियड, और ऐसा करके 11 बार ये ग्रुप जमा हुआ। तो टोटल 11 सेशंस हुए हमारे पार्लियामेंट के, और इन 11 सेशंस को टाइम पीरियड में अगर देखें, यानी ये जो 11 सेशंस जो हुए इनको कितना समय लगा टोटल, एक साथ बैठे फिर उन्होंने संविधान के ऊपर बात किया, बहस किया, तो इसमें कितना समय लगा। तो इसमें जो टोटल समय लगा, टोटल जो टाइम लगा वो था 2 years 11 months 18 days, यानी 2 years 11 months 18 days का इनको समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा जीरो से लेके पूरा कंप्लीट तक फ्रेम करने में, यानी कंप्लीटली इसको बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रॉस एग्जामिन किया, लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके हिसाब से जो देखा हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत हो सकता है, क्या हमारे लिए सही बैठेगा, उसके बाद उसके अंदर से अपने कुछ काम का निकाला, उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया, मॉडिफाई किया, अपने कंट्री के हिसाब से उसको एडिट किया, और उसके बाद फिर उसको अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया, यानी जब हमारा संविधान तैयार हो गया, तो इस संविधान का क्या सही है क्या गलत है इसके ऊपर बहस हुआ, और ये बहस चला, यानी संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर लेकर एक डिबेट हुआ, यानी पार्लियामेंट में लगातार डिबेट होता था, उसके ऊपर से करेक्शंस होते थे। तो ये डिबेट चला 114 डेज, यानी 114 दिनों तक जो पार्लियामेंट में है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, और जो टोटल जो खर्च हुआ, यानी जो टोटल कॉस्ट था इन पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में वो हुआ 64 लाख रुपीज। उस समय का 64 लाख रुपीज खर्च हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में, जिसमें सैलरी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। फाइनली जनवरी 24 1950 जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन होता है, यानी आखिरी बार हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठता है इकट्ठे, और होता है तय कि भाई अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अब इनैक्ट करना है, और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है, 26 जनवरी 1950। पर उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यू करता है,
यानी अगर कुछ लॉज वगैरह बनाने हैं, कुछ जो भी कंटिन्यूटी कंट्री में चाहिए वो करना है, तो उन सबों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम पूरा हो गया था, बिल्कुल सही बात। पर जो ऑर्डिनरी लॉज थे कंट्रीज के लिए, वो समय पे अलग अलग समय पे अलग अलग उसकी जरूरतें थी, तो ऐसे के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना जरूरी था। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यू करता है तब तक जब तक देश में पहला इलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ये 26 जनवरी 1950 से एक प्रोविजनल असेंबली के तौर पे कंटिन्यू करता है, और ये कंटिन्यू करता है टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन, यानी जो हमारा पहला इलेक्शन होता है वो 1951 से 1952 के बीच हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, और उसी समय तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कंटिन्यू होता है। यानी 1951-52 के जनरल इलेक्शन के बाद ये खत्म हो जाता है, और जो सिलेक्ट होके जो नए लोग आए थे वो नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते हैं, नए पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, और फिर देश का एक नया दिन, एक नया समय और एक नया देश शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी पूरा हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम इस चैप्टर में आगे की चीज़ों को देखेंगे।